फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग आईपीसी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस रिया इसको क्लियर करेंगे। ये कंसेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है लीगल एग्जामिनेशन के अंतर्गत कि इस पर 15-20 नंबर का क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। इस मैगजीन का डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस रिया का अर्थ होता है गिल्टी माइंड, और इस गिल्टी माइंड को कॉक द्वारा एक सूत्र एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया द्वारा व्यक्त किया गया है। इस सूत्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को आपराधिक कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना है तो उसके द्वारा कार्य करते समय दो बातों का होना बहुत आवश्यक था। एक था एक्टस रियस यानी कि आपराधिक कार्य, और दूसरा था मेंस रिया यानी कि आपराधिक मन। तो दोनों को उस समय साथ साथ होना चाहिए था, तभी वह व्यक्ति अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता था। अधिकांश मामलों में आदमी का आपराधिक कार्य उसका भौतिक स्थिति थी, जो कि उसके द्वारा किए गए कार्यों से पहचानी जा सकती थी। उसने क्या कार्य किया है, उस कार्य का परिणाम क्या है, कार्य करते समय उसका आचरण क्या है, और क्या वो कार्य विधि विरुद्ध है। यदि विरुद्ध है तो उसको सजा मिलती थी। और इस तरह आपराधिक कार्य का तो निर्धारण हो सकता था। सपोज कीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का चाकू से हत्या कर दी। उस समय वो चाकू कहाँ से लाया, एक भौतिक स्थिति ये थी वो खरीद के लाया था या कहीं पर पहले से लेके रखा हुआ था। पहले से लेके रखा था तो उसकी इंटेंशन क्या थी और उसके पीछे उसका मोटिव क्या था। वो कार्य उसने जानबूझकर किया है, उतावलेपन से किया है, आशयपूर्ण तरीके से किया है, इसका निर्धारण करना आसान था। लेकिन जहाँ तक मानसिक तत्व था, इसका निर्धारण करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। इसीलिए विद्वान विधिवेता ब्रायन ने कहा है कि मनुष्य की विचारणीय स्थिति को एक शैतान भी नहीं समझ सकता, अर्थात मनुष्य क्या सोच रहा है इसको शैतान भी नहीं जान सकता। इसलिए ये निर्धारण करना कोई आसान बात नहीं है। बहुत से केस ऐसे हुआ करते थे कि अपराध हो गया, लेकिन अपराध करते समय या तो फिजिकल एक्ट या मेंटल एक्ट एक दोनों में से उपस्थित रहा, इसलिए अधिकांश अभियुक्त विचारण के दौरान छोड़ दिए जाते थे। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति सड़क से जा रहा है और एक आदमी ने अपने छत पर से ईंटें फेंक दी जो उसके सिर पर लगी। वो आदमी ईंट लगने से घातक चोट से मर गया। उस समय उसका कार्य आपराधिक हो सकता है, विरुद्ध हो सकता है, लेकिन ईंटें फेंकते समय वो उसका कार्य मेंटल स्थिति जो थी वो उपस्थित नहीं थी, उसका आशय नहीं था, ना उसका मोटिव था। इसलिए इस तरह के केस छूट जाया करते थे और इस तरह के केस के निर्धारण करने में बड़ी परेशानियां हुआ करती थी, क्योंकि व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए तभी दंडित किया जा सकता था जबकि दोषपूर्ण कार्य और दोषपूर्ण मन स्थिति अपराध करते समय दोनों उपस्थित होनी चाहिए थी, तभी वह व्यक्ति उत्तरदायी ठहराया जा सकता था। उदाहरण के तौर पर हम एक केस लेते हैं, आर बनाम खंडू। इस केस में अभियुक्त व्यक्ति ने मृतक व्यक्ति के सिर पर घातक चोटें की, परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति जमीन पर गिर गया। अभियुक्त ने उसको मृत समझकर साक्ष्य मिटाने हेतु एक झोपड़ी में डाल दिया और झोपड़ी में डालकर उसने उस झोपड़ी में आग लगा दी। वो व्यक्ति जब मेडिकल रिपोर्ट आई, सिर पर चोटें जरूर थी, घातक चोटें थी, लेकिन उसकी मृत्यु आग लगने से, दम घुटने से हुई थी। अभियुक्त ने यहाँ अपने बचाव में ये तर्क लिया कि उसके द्वारा अपराध दो चरणों में किया गया था। पहले चरण में उसका आशय उसको मारने का था, लेकिन जो चोट सिर पे थी उस चोट से वो नहीं मरा था। उस समय वो कार्य आपराधिक था और मानसिक तत्व भी था, लेकिन दूसरे जो उसने चरणों में कार्य किया है जिससे उसकी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसकी दम घुटने से हुई है, उस समय उसका मानसिक तत्व उपस्थित नहीं था। विचारण के दौरान इस प्रकार ये कठिनाई होने में वो अभियुक्त
न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया। आपराधिक मन स्थिति का साक्ष्य न मिलने के कारण यह सिद्धांत काफी बलपूर्वक रहा। इसलिए सर स्टीफेंस कहते हैं यह सिद्धांत काफी भ्रामक है और इसकी कटु आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि यह सिद्धांत उस युग की देन है जब दंड विधि आपराधिक अपराधों को व्यवहार करती थी। आज ये सिद्धांत लगभग अनावश्यक हो गया है। आज हमारे पास हर अपराध की सटीक, कठोर और वैधानिक परिभाषाएं उपलब्ध हैं। इस तरह ये सिद्धांत लगभग एक तरह से बिल्कुल अनावश्यक है। जहाँ तक भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इस आपराधिक मन स्थिति को अपनाने की बात है, जहाँ तक इस सिद्धांत को अपनाने की बात है, इस सिद्धांत को भारतीय दंड विधि के अंतर्गत 3 प्रकार से अपनाया गया है। एक सकारात्मक रूप में हर परिभाषा की एक विशिष्ट परिभाषा है, हर अपराध की एक विशिष्ट परिभाषा है और उस परिभाषा के साथ ही यह जोड़ दिया गया है जैसे हास्यपूर्ण तरीके से, कपटपूर्ण तरीके से, बेईमानपूर्ण, जानबूझकर, उतावलेपन से इत्यादि सब जोड़ दिए गए हैं। और नकारात्मक रूप में ये धारा 76 से लेके 106 तक परिभाषित किया गया है, जहाँ पर अपराधी को, अभियुक्त को ये बचाव उपलब्ध है कि वो अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है कि उसका द्वारा किया गया आपराधिक कार्य साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है। और कठोर दायित्व के अंतर्गत जहाँ पर लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सदाचार, शिष्टाचार आदि परिभाषित किया गया है, वहाँ पर ये कठोर दायित्व के रूप में अपनाया गया है। इस प्रकार आईपीसी की प्रत्येक परिभाषा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा, अभियुक्त द्वारा कोई आपराधिक कार्य किया जाता है तो उस समय, उस अपराध को करते समय उसकी आपराधिक कार्य और आपराधिक कार्य को करते समय मानसिक दशा क्या थी, ये देखा जाएगा। और ये बात सत्य है कि प्रत्येक अपराध के पीछे द्वेषपूर्ण मनोवृत्ति होती है और जहाँ पर द्वेषपूर्ण मनोवृत्ति नहीं होती है वहाँ पर पीड़ित व्यक्ति उस कार्य के लिए व्यवहार न्यायालय में सील रोक के लिए वाद दायर कर सकता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये हेल्पफुल लगता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, तो इस वीडियो को दूसरे साथियों से भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा, जो नेक्स्ट वीडियो आप आएगी वो सबसे पहले जो सब्सक्राइब करेंगे उन तक पहुंच जाएगी। अपनी तैयारी में लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।